नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का पहला इंटरव्यू देने के लिए तमिलनाडु के एक लोकल चैनल को चुना। नरेंद्र मोदी ने केरल के कार्यकर्ताओं को फोन लगाया और यूपी से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का लेवल ये है, जबकि विरोधियों का लेवल ये है कि वो अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो कौन सा एजेंडा लेकर दिल्ली का रामलीला मैदान जहां पर उन्हें पहुंचना है वहां आएंगे। केजरीवाल को पीएम बनाना है, राहुल को पीएम बनाना है, या सबको एक साथ 100 के नीचे आना है। मोदी विरोधी गुट के पास घुमा फिरा कर फिर वही इकलौता नैरेटिव बचा है कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आप ये समझिए कि 4 जून को नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर 2024 का रिजल्ट आने ही वाला है। 24 में नए जमाने के स्क्रिप्ट चलेगी, नए तरीके से पॉलिटिक्स होगी, या वही 90 वाले दशक की पॉलिटिक्स होगी जिसमें 28 पार्टियों के परिवार के नेता हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के परिवार के बेटों को बेटियों को बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, 24 में हैट्रिक लगाएंगे, 400 के पार जाएंगे। अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है इसका अंदाजा आपको हमारी इस रिपोर्ट से लग जाएगा। 4 जून 2024 को क्या होगा, 31 मार्च को ही पता चल जाएगा। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। किसको कितनी सीटें आएंगी। मेरठ में मोदी, दिल्ली में विरोधी होंगे तो कैमरे पर पावरफुल शक्ति प्रदर्शन होगा। मोमेंटम कौन पकड़ेगा? क्या 31 मार्च को बीजेपी फुल चार्ज होकर मैदान में उतरेगी? क्या इंडी अलायंस वालों की सियासी बैटरी मैदान में उतरने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी? तय मानकर चलिए, 31 मार्च डिसाइड कर देगा। अगर मोदी जीते तो कितनी सीटों के साथ 24 में वापस आएंगे? क्या हैट्रिक बना पाएंगे? मोदी 350 लाएंगे, 370 लाएंगे, या फिर 400 के पार जाएंगे? पूरी क्लैरिटी नरेंद्र मोदी खुद देंगे, पब्लिक के बीच जाकर देंगे। मगर उससे पहले हम आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मोदी के 400 वाले गेम प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी एक झलक आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मोदी और अमित शाह अगल बगल बैठकर सीरियस मोड में क्या डिस्कशन कर रहे थे, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल संदेश जरूर है। इस संदेश को आगे डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले इंडी अलायंस की 24 वाली वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। कोलकाता में टीएमसी तो दिल्ली में कांग्रेस, दोनों पार्टियां शनिवार को आधे घंटे के गैप पर वॉशिंग मशीन लेकर आई। फिर क्या हुआ, देखने से पहले जरा सोशल मीडिया खंगालते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का 400 पार वाला नारा एक मिथ है। आरजेडी वाले अपनी अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही मोदी को हटाने के सपने देख रहे हैं। काले स्क्रीन पर सफेद टेक्स्ट फिट करके मोदी हटाओ रट रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुल लाइट कैमरा एक्शन के साथ वॉशिंग मशीन वाले ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं। पहले कांग्रेस वाले आते हैं, फुल इंस्ट्रक्शन के साथ इस सियासी ड्रामे की शूटिंग होती है। सामने कैमरा होता है, एक स्पीकर होता है। पहले वो टी शर्ट दिखाता है, फिर दूसरे को पकड़ाता है, स्टेप बाय स्टेप समझाता है। वहां भी दिखाइए, यहां भी दिखाइए, ये देखिए टी शर्ट पर क्या लिखा है। फिर काले टी शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और एक दूसरा ही सफेद टी शर्ट बाहर निकल आता है। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए। देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है।
आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? जो दिल्ली में दिखता है कोलकाता में भी वही रिपीट होता है। वहां भी टीएमसी वाले वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, बस कांग्रेस जैसी शूटिंग कैमरे पर नहीं दिखाते, लेकिन खड़े खड़े हाथ में माइक पकड़े पकड़े मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाते हैं, खूब शोर मचाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी 31 मार्च वाला पोस्टर बनाती है, सोशल मीडिया पर फैलाती है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस की रैली को केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी की रैली बताती है, 24 की चुनाव रैली नहीं बताती। आम आदमी पार्टी के नेता रैली वाले दिन से एक दिन पहले ही रामलीला मैदान पहुंचकर खाली कुर्सियों के सामने खड़े होकर अपनी खुद की शूटिंग शुरू कर देते हैं। सिर्फ मोदी मोदी करते हैं या केजरीवाल का ही नाम लेते हैं। मोदी के खिलाफ दिल्ली में जो महामिलन होने वाला है उसमें खरगे, राहुल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, फारूक अब्दुल्ला, कल्पना सोरेन, सीताराम येचुरी, ये सारे चेहरे आएंगे। ये सब मोदी मोदी चिल्लाएंगे। सवाल है, क्या कांग्रेस केजरीवाल का नाम लेगी? क्या कांग्रेस केजरीवाल बचाओ ऐसी बातें करेगी या राहुल पर ही फोकस करेगी? ये समझने के लिए आपको दो लोगों के बयान सुनने होंगे। नंबर 1 सौरभ भारद्वाज और नंबर 2 जयराम रमेश, एक केजरीवाल के मंत्री, दूसरे राहुल के करीबी। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। सोचिए, इंडी अलायंस वाले 31 मार्च को ही 4 जून फतह करने का सपना देख रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ वाला नारा बुलंद कर रहे हैं। 24 में इंडी की बारी वाला पोस्टर जगह जगह फिट कर रहे हैं, लेकिन 31 मार्च वाली रैली का मुद्दा तक फिक्स नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी कहती है रविवार की रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली है, केजरीवाल सेंट्रिक है। जयराम रमेश कहते हैं ये रैली किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है, किसी एक पार्टी का इस रैली पर कॉपीराइट नहीं है। सोचिए, जो इंडी अलायंस 31 मार्च तक का एजेंडा नहीं सेट कर पा रही, किसके लिए ये रैली है ये भी तय नहीं कर पा रही, वो 24 में मोदी से कैसे लड़ पाएगी? शासन में आप लंबे समय तक रहते हैं ना, तो थोड़ा सुस्ती आ जाती है। अरे यार, चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, शासन करेंगे। पर ये जो विचारधारा की मुकाबला है, जो राहुल जी बार बार कहते हैं, देखिए हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। ये कुछ 10-20 साल पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, 25 साल पहले। ये विचारधारा, हमने आरएसएस की विचारधारा को बहुत सा आगे होने दिया, उसको पहले ही जड़ से हमें लड़ना चाहिए था। 30-40 साल पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, पर शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भी यात्राएं होंगी। सत्ता में हैं, फिर भी हमें ऐसी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए तो 2024 के चुनाव को मोदी के लिए केक वॉक कहा जा रहा है। एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जाता दिख रहा है। और ये कैसे हो रहा है? मोदी का गेम प्लान क्या है? अब इसे
फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिकोड करते हैं। मोदी इस बार 2 हिस्टोरिक फीट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, लगातार तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की, और नंबर 2, 400 से ज्यादा सीट हासिल करके राजीव गांधी के रिकॉर्ड की बराबरी करने की। सवाल है ये होगा कैसे, और इसके लिए मोदी को कितनी सीटों पर किन किन राज्यों में चुनावी गणित अपने पाले में करना होगा, इसे एक एक कर समझाते हैं। सबसे पहले बात स्ट्राइक रेट की। एनडीए को 2019 की ही तरह 2024 में भी 19 राज्यों में 90% से ज्यादा वाला स्ट्राइक रेट रिपीट करना होगा। 2019 के चुनाव में इन 19 राज्यों की 257 में से 238 सीटें ऐसी थीं जहां एनडीए की जीत का स्ट्राइक रेट 93% था। 24 में 400 पार जाने के लिए मोदी के लिए सबसे क्रिटिकल होगा यूपी, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना। इन सभी राज्यों की 185 लोकसभा सीटों पर 2019 में एनडीए ने 109 सीटें जीती, यानी तब इन सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट था करीब 60%। अब मोदी इन 185 सीटों पर 2019 के 60% वाले स्ट्राइक रेट को 80% तक ले जाते हैं तो कम से कम 30 से 40 सीटों का इजाफा कर सकते हैं। मोदी के लिए सबसे टफ टास्क तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कश्मीर होगा, क्योंकि 19 में इन राज्यों की 96 लोकसभा सीटों में एनडीए सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। स्ट्राइक रेट था सिर्फ 5%। मोदी ऐसे टफ चैलेंज को हेड ऑन लेते हैं और इस तरह की चुनौती से कैसे पार पाना है, इसका प्लान बनाकर चलते हैं। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.3% था। एनडीए 45% तक पहुंची, लेकिन वो फिर भी 1984 में कांग्रेस पार्टी के 48% वोट शेयर से 3% कम रह गई। मतलब ये हुआ कि अब की बार बीजेपी को न सिर्फ अपनी टैली में 70 सीटें एक्स्ट्रा जोड़नी होंगी, बल्कि ये भी तय करना होगा कि एनडीए के बाकी सहयोगी 2019 में जीती 49 सीटों को मेंटेन रखें या उसमें इजाफा करें। सवाल है ये कैसे होगा। नरेंद्र मोदी ने इसका प्लान काफी पहले रेडी कर लिया था और अब वो इस प्लान को 24 के चुनाव में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और मोदी के इस प्लान का पहला ट्रेलर रविवार को मेरठ में यहीं से लॉन्च होगा। यहां पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा और इस पावरफुल शो का प्रसारण देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद यूपी में मोदी की ये पहली जनसभा होगी, जिसमें आरएलडी के जयंत चौधरी पहली बार मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। यूपी की 80 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं और यहां पर पूरी एनडीए की एक रैली का आयोजन किया गया है। यहीं से चुनाव प्रचार की एक तरीके से शुरुआत की जाएगी। यहां की अगर बात करते हैं तो बहुत दिनों के बाद आपको बीजेपी के कमल के जो चुनाव चिन्ह है या झंडे हैं उनके साथ नल का जो आरएलडी का झंडा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये तैयारियां की गई है। इसके साथ साथ क्योंकि मेरठ की जो रैली है वो एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी होगा और जो यूपी के एनडीए के सभी जो सहयोगी दल है वो यहाँ पर शामिल होंगे। अपना दल से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी से संजय निषाद इस पूरी रैली में शामिल होंगे। पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और एक तरीके से हजारों जो लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां यहाँ पर बिछा दी गई हैं। मंच यहाँ पर प्रधानमंत्री का लगाया गया है और जयंत चौधरी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वोटर है उनको साधने की कोशिश की गई है। 31 मार्च यानी एक ही दिन 100 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ में मोदी होंगे तो दिल्ली में इंडी गुट वाले विरोधी होंगे। मोदी 400 पार का नारा लगाते दिखेंगे तो विरोधी इसी बात पर माथापच्ची करते सुनाई देंगे कि रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है या मोदी के खिलाफ, और इसके संकेत
अभी से मिलने लगे हैं। पूरे देश से जो इंडिया गठबंधन है उसके जो प्रमुख घटक दल हैं उनके सभी प्रमुख लीडर इसमें हिस्सेदारी करने के लिए दिल्ली कल आ रहे हैं। आज जिस मोड़ पे रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है वो परिस्थिति इस मोड़ पर खड़ी है कि देश के अंदर जो एक एक करके एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को खत्म करने का अभियान चल रहा था वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आज तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। आज उनकी गिरफ्तारी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दिल्ली का इतना प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर इस तानाशाही हुकूमत से बाहर नहीं है, उसके ऊपर अगर दमन चक्र चल रहा है, तो कल आम आदमी का क्या होने वाला है? इंडी गुट वाले कैमरे पर दिखाने के लिए खुद को सेम पिच पर कहते हैं, मगर आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे होती थी, अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो गई है, वो भी चुनाव शुरू होने से 20 दिन पहले। मसलन दिल्ली में मोदी विरोधी गुट की रैली में उद्धव ठाकरे होंगे, राहुल गांधी होंगे, उनके साथ संजय राउत भी दिखेंगे। लेकिन अब एक दूसरे संजय ने इंडी गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो हैं संजय निरुपम। संजय निरुपम के शब्दों पर गौर कीजिए, इन्होंने यूबीटी को क्या कहा, उबाठा वाला नया नामकरण दिया है। उद्धव की पार्टी के संजय राउत को अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता कहकर ताना मारा है। महाराष्ट्र में वोट पड़ने से पहले दो संजय की लड़ाई अब इस लेवल पर पहुंच गई है जहां वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। पहले वाला दूसरे को कोस रहा है, दूसरे वाला पहले के पीछे पड़ा है। यकीन नहीं होता तो गौर से सुनिएगा। त्यांनी जाहीर करू द्या, मग उत्तर प्रदेश, बिहार, बरं का, संपूर्ण महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत, त्याच्यावरती पण अशा लढती करायच्या का? मला वाटत नाही. काँग्रेस हा एक मॅच्युअर्ड समंजस राजकीय पक्ष आहे. मैत्रीपूर्ण लढतीत काय होतं सगळ्यांना माहिती आहे. मैत्रीपूर्ण लढत ही आपल्या विरोधकाला मदत करण्यासाठी केली जाते. शिवसेना यूबीटी, जिसको यहाँ बहुत ही लोकप्रिय तरीके से उबाठा के रूप में जाना जाता है, उबाठा में जिस तरीके से एक नाराजगी पैदा हुई है और उबाठा के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनने जिस प्रकार से कांग्रेस को धमकी दी है, मैं कहना चाहूंगा इस धमकी के तहत नहीं आना चाहिए, इस धमकी में दबाव में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शिवसेना को पता है, उबाठा को पता है कि अगर कांग्रेस के सामने उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो किसी भी हाल में वो जीत नहीं सकता। शिवसेना अपने दम पर कोई चुनाव महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा में नहीं जीत सकती। एक बार फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, नम्रतापूर्वक और हक के साथ कहना चाह रहा हूं। तो जो बिलबिलाहट है और जो नाराजगी है उबाठा में, उसका कारण यह है कि उनको शिवसेना का वोट खिसकने, कांग्रेस का वोट खिसकने का डर लग रहा है। मुंबई में 6 में से 5 सीटें शिवसेना लेके जा रही है और 1 सीट हमारे पास। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक एक समझौता है और इस समझौते के दुर्गामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। अब रह गई बात इनकी धमकी के। धमकी में क्या क्या बोले हैं? इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 4 सीट क्यों 48 के 48 सीटों पर लड़िए। बिल्कुल लड़के दिखाइए, हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा हम यूपी बिहार में भी आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। इससे पहले भी उतारते थे, जहां जहां उतारते हैं वहां पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये गोवा में भी इसी जोश के साथ गए थे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो ये जो शिवसेना एक जो गिदड़ भभकी दे रही है कांग्रेस को, इस गिदड़ भभकी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत कांग्रेस को खत्म करने का। सोचिए, जिस वक्त विरोधी आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं उस वक्त मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी 19 में हारी हुई सीटों को 24 में जीतने वाला प्लान रेडी किए बैठे हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। चिराग ने बिहार में चाचा को किनारे लगा दिया, पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का संकेत दे डाला, लेकिन फिर मोदी ने पशुपति पारस को अपने पास बुलाया। चिराग के चाचा ने मोदी को ही अपना नेता माना।
और बिना किसी शोर शराबे के मोदी ने यह तय कर दिया कि बिहार में पासवान वोट बंटने का चांस पूरी तरह खत्म हो जाए। पशुपति पारस के इस ट्वीट से यह क्लियर हो जाता है। मोदी की बढ़ती ताकत का डर विरोधी खेमे में साफ साफ दिख रहा है। तभी तो तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली लैंड करते ही सबसे पहले मोदी पर टूट पड़ते हैं। मोदी 400 पार नहीं जाएंगे, 150 भी नहीं पाएंगे। कैमरे पर हवाई बातें बोलकर निकल पड़ते हैं। दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाएं। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछे। तो ये तो खुल कर के हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है। मतदान में इनको चोट करे, यही हम लोग चाहते हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा उनका मुंह है, वो तो बोलेंगे। उनके मुंह से जो मन में आए वो बोलें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही। मोदी जानते हैं 24 में जीत हासिल करनी है तो टीम मजबूत होनी चाहिए, एक साथ खेलती दिखनी चाहिए। हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा है। मोदी को 400 पार का रास्ता दिख गया है और इसका भी एक कैलकुलेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है RAM। RAM में R का मतलब हुआ रीगेन, A का मतलब हुआ अटेन और M का मतलब हुआ मेंटेन। और इसी में है एनडीए को 400 सीटों का सीक्रेट। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 3 दशकों में पहली बार किसी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आधी से ज्यादा सीटें जीती। 2019 में बीजेपी का ग्राफ 303 तक पहुंचा, मगर यहां एक ट्विस्ट है। 2019 में बीजेपी ने वो 35 सीटें गंवाई जो उसने 2014 में जीती थीं, जबकि 56 नई सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 19 में हारी 35 सीटों में से 14 यूपी की थीं, 6 बिहार की, 1 असम, बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गोवा, राजस्थान और दादरा नगर हवेली की, जबकि 2 सीटें झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की थीं। नोट करने वाली बात यह है कि 2019 में 35 में से 9 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दी थी। इसीलिए देखा जाए तो 2019 में बीजेपी को 26 सीटों का ही नुकसान हुआ। 24 में 370 का टारगेट हासिल करने के लिए मोदी को 14 में जीती और 19 में हारी ये सारी 26 की 26 सीटें रीगेन यानी फिर से हासिल करनी होंगी। ये मोदी के RAM वाले फार्मूले में R का मतलब हुआ। अब फार्मूले के लेटर नंबर 2 यानी A, जिसे हम अटेन कह रहे हैं, उसकी बात करते हैं। 370 के लिए मोदी को नई सीटों पर बढ़त बनानी होगी, नंबर्स बढ़ाने होंगे, स्ट्राइक रेट में बम्पर इजाफा करना होगा। 2019 में बीजेपी 72 सीटों पर रनर अप यानी नंबर 2 पर थी। इन 72 में से 15 कांग्रेस ने जीती, 21 टीएमसी ने, 10 बीएसपी ने, 11 बीजेडी ने, 5 समाजवादी पार्टी ने और बाकी बची 10 सीटें अन्य ने जीती। अगर 2024 में इन सभी 72 सीटों पर 10% वोट शेयर का स्विंग हुआ, यानी अगर बीजेपी को 5% वोट का जंप मिला और 19 में इन सीटों पर जीती हुई पार्टी को 5% वोट का नुकसान हुआ, तो बीजेपी 72 में कम से कम 50 सीटों पर जीत सकती है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट M यानी मेंटेन फैक्टर। ये मोदी के RAM वाले फॉर्मूले का सबसे अहम हिस्सा है,
क्योंकि 24 में 370 के लिए मोदी को उन सभी सीटों पर जीत मेंटेन रखनी होगी जो इसने 2019 में जीती। मोदी को 19 की उन सभी 303 सीटों पर 100% की स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी होगी, जो इतना आसान नहीं होगा। 303 में से 224 सीटों पर बीजेपी ने 50% या उससे ज्यादा के मार्जिन से सीटें जीती थी और तब 175 ऐसी सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में डिफीट दी थी। बाकी बची जिन 128 सीटों पर बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को हराया था, उनमें से 72 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था। यानी अगर मोदी को 400 के पार जाना है तो 19 के वर्स्ट को 24 के बेस्ट में तब्दील करना होगा, और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के लिए 400 पार वाला बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, उसका फाइनल फिगर आपको दिखाते हैं। अगर सब कुछ बीजेपी के फेवर में गया तो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी 2024 में कुल 405 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें से 355 बीजेपी के हो सकते हैं और 50 एनडीए के बाकी सहयोगियों के। इसके लिए मोदी को 26 सीटों पर रिगेन करना होगा, 46 सीटों को अटेन करना होगा और 19 का परफॉर्मेंस ग्राफ बढ़ाते हुए 303 को 333 तक लेकर जाना होगा, यानी इसे मेंटेन रखना होगा। 7 साल पहले योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तो यूपी की 25 करोड़ जनता को एक वचन दिया था। क्या वो वचन पूरा हो गया है? मुख्तार की मिट्टी में आज क्या हुआ जिस पर डीएम और सांसद आपस में भिड़ गए? मुख्तार की मौत पर साजिश का एंगल फिट करके क्या चुनाव मैनेज किया जा रहा है? क्या मुख्तार की मौत जहर से हुई या हार्ट अटैक से हुई? क्या मुख्तार की मौत एक बड़ी साजिश है? क्या यूपी में धर्म देखकर माफियाओं पर एक्शन होता है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्वांचल में माफिया राज का दी एंड। मुख्तार मिट्टी में मिला, ढह गया माफिया का आखिरी किला। योगी राज में माफिया मुक्त हुई यूपी। मुख्तार जेल में हो या जेल से बाहर, पूर्वांचल में गोलियों की दहशत लोगों के दिमाग में छाई रहती थी। वर्चस्व की लड़ाई में, सरकारी ठेकों की कमाई में कब किस ओर से दनादन गोलियां चलने लगेंगी, इसका खौफ हमेशा बना रहता था। लेकिन उस दहशत का एक और चैप्टर क्लोज हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको? तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब कोई कहे कि हम तो इसको आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है और क्या। ये तो एक प्रक्रिया और परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है। 3 दिन सोच लीजिए कि न किसी ने खाया है, न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो सके है। कोई लाश आ रही, खबर तो उसी दिन आ गई न कि मौत हो गई। मुख्तार को मिट्टी देने पर भी उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। डीएम धारा 144 और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कह रही थी कि सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी देंगे, लेकिन अफजाल इस बात पर अड़े थे कि जितनी भीड़ आई है उसमें जो भी चाहेगा मिट्टी देगा। अब सवाल ये है कि क्या अफजाल जनाजे में आई भीड़ में वोट देख रहे हैं? वो गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। 1 by 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम। आप मत गिरिए, हम गिरना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा।
परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन ली है इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। मुख्तार के जनाजे में जिन लोगों ने नारेबाजी की है और आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और जेल भेजा जाएगा। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अफजाल लगातार मौत को हत्या बता रहे हैं, सच्चाई क्या है इसे समझते हैं। अफजाल का दावा है कि मुख्तार की जेल में ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय 28 मार्च रात 9:50 दर्ज है। उन्हें जेल से अस्पताल रात 8:25 पर शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल में 9 डॉक्टरों की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक इलाज किया। मतलब जेल में मौत की बात एकदम झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। अफजाल का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है शॉक, यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तीसरी लाइन में लिखा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। गूगल करने पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एमआई का मतलब हार्ट अटैक है। एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिल की धमनियों में खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, मतलब ब्लॉकेज। एमआई अटैक कई बार साइलेंट होता है, मतलब जहर देने के आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित नहीं होते। लेकिन अफजाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं अगर भगवान है तो हम आप देखें या न देखें, वो तो देख रहा है कि कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को, वो हट्टा खट्टा गुड पर्सनालिटी का आदमी है, मुझसे 10 साल छोटा है, मैं उसका 10 साल बड़ा हूँ, मेरे सामने सरकार मनमानी कर रही है। किसी को अगर ये नियमानुसार लग रहा है तो लगे, आम जनता तो इसे मान रही है कि बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। अब सवाल उठता है कि क्या जहर देने से हार्ट अटैक हो सकता है? डॉक्टरों का दावा है कि स्लो पॉइजन का असर धीरे धीरे होता है, उससे हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुख्तार की बैरक में सीसीटीवी लगे थे, 24 घंटे निगरानी होती थी, उनका खाना टेस्ट करने के बाद दिया जाता था, लिहाजा जहर देने के आरोप का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। हार्ट अटैक के दौरान बताया था कि नाक से क्या खून भी निकल आया था मुख्तार की, कुछ ऐसा लग रहा था देख के बॉडी नहीं, वो बॉडी में नेस्टल फ्रोथिंग हो रही थी, जो विटामिन फूलता है तो निकलता रहता है, तो वो निकल रहा था। और ऐसे कुछ नहीं, ब्लड खाली पेवर ब्लड नहीं रहता, वो उसमें फ्रोथिंग पानी अपडाउन में मिला होता है, वो मिक्स वापस ही हो रहा था। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार उनकी अगुवाई में सभी डॉक्टरों की टीम आई है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डॉक्टर भी रहे, लखनऊ के भी एक डॉक्टर आए हैं स्पेशलिस्ट, सब सीनियर डॉक्टर, उनकी अगुवाई में उनके बीच ही ये पोस्टमार्टम हुआ है। लगभग 1.5-2 घंटे चला ये पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी में डॉक्टरों के पैनल और स्वच्छ के मजिस्ट्रेट 3 मजिस्ट्रेटों के द्वारा अगुवाई में, एसडीएम, सिटी और तहसीलदार वगैरह सबके अगुवाई में हुआ है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि बांदा में इलाज में लापरवाही की गई। मुख्तार 3 साल से बांदा जेल में बंद था। इस दौरान 84 बार उनका इलाज हुआ, मतलब हर महीने में 2 से 3 बार उसे डॉक्टरों को दिखाया गया। लापरवाही की बात ऐसे में ठीक नहीं लगती। अब सवाल है कि क्या मुख्तार अंसारी को दिल की बीमारी पहले से थी या बांदा जेल में
उचित इलाज नहीं मिलने से ये बीमारी हुई। बांदा जेल शिफ्ट होने से पहले मुख्तार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बताया था कि उसे 6 साल पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ये चिट्ठी उसने 2 नवंबर 2019 को लिखी थी। चिट्ठी में मुख्तार ने हाई बीपी और डायबिटीज का भी जिक्र किया था। बांदा जेल लाने पर भी जांच में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग का पता चला था। उसे 9 जनवरी 2018 को पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था। पीजीआई के डॉक्टरों ने मुख्तार को खून पतला करने वाली इकोस्प्रिन 75 mg, एंजाइटी के लिए मेटोकार्ड 12.5 mg, बीपी के लिए लोसार्टन 50 mg, कोलेस्ट्रॉल के लिए रोजुनेस्टिन 20 mg दी गई थी। मतलब मुख्तार को दिल की बीमारी पहले से थी और ये बात उसके घर वालों और पत्नी अफसा को भी पता थी। एक और बात, इस बार मुख्तार को तीसरा हार्ट अटैक पड़ा था, जो हमेशा जानलेवा होता है। मुख्तार मिट्टी में मिल गया, लेकिन 40 साल तक अपराध की जो दुर्दांत कहानी उसने पूर्वांचल में लिखी, उसने तमाम परिवारों को उजाड़ दिया। कैसे कह सकते हैं वो गरीबों का मसीहा, वो गरीबों का खून चूसने वाला है, वो कैसे कह सकते हैं? अरे जब हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, मतलब 2004 के लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी बूथ करता था, जिस बूथ पर अभय सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों ने मिलकर वो बूथ कैप्चर करने लगे, जो हम लोगों ने विरोध किया। ये देखिए, ये गोली आज भी मेरे सीने में है, ये गोली मेरे सीने में आज भी है और उस गोली के कारण हार्ट भी बन गया है। कहने का मतलब ये बताइए कैसे कह सकते हैं मुख्तार अंसारी ये गरीब है? अरे मुख्तार अंसारी जो जानते हैं, वो वही लोग हैं जो जिनको पैसे अपने पर वोट खरीद रहे हैं, जो उनको पैसा देंगे वो गरीबों का मसीहा है। मसीहा उन्हीं के लोग बता रहे हैं, और मसीहा का जो है माफिया नहीं को मसीहा नहीं कहा जाता है। आज जितना भी टीवी चैनल पर पेपर में दिया रहा है कि मुख्तार माफिया मुख्तार अंसारी से पुरदेखा, ये बताइए किसी संत का बता दीजिए कि कोई माफिया उसके पे लिखा है आगे पीछे। मुख्तार पर मर्डर का पहला केस 1986 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दर्ज हुआ था। तब वो महज 23 साल का था। इसके बाद मुख्तार पर सरकारी ठेकों से कमाई का नशा छाने लगा। वो IS 191 गैंग बनाकर एक पेशेवर माफिया की तरह